चलो अच्छा है, रात के बर्तन रात को ही मांज धोकर निपटा लिया, सुबह की सिरदर्दी खत्म हो गई। हाँ सही कहा काजल, अब सुबह उठते ही चाय पानी टाइम से चढ़ा देंगे, शादी ब्याह का घर है। रसोई का काम निपटा कर काजल सुष्मिता अपने अपने कमरे में जा रही होती हैं। तभी नंद प्रियंका आवाज लगा देती है। भाभी, ओ भाभी, लगता है मेरी दोनों निखट्टू भाभियों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। तभी दोनों भाभियां भागी भागी कमरे में आती हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी इकलौती घमंडी नंद के रग रग को पहचानती थी। जी ननन जी बुलाया, कब से आवाज दे रही हूँ, तुम दोनों के कानों में मैल जम गई है क्या? अब खड़ी क्या हो, मेरे पानी का जग भरकर मुझको देकर जाओ, और हाँ साथ में पॉपकॉर्न भी बना के ले आओ, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा। पर अब तो इतनी रात हो चुकी है। हाँ तो मेरा अभी खाने का मूड है, अब जाओ जल्दी। दोनों भाभियां बिगड़ा हुआ मिजाज लेके किचन में आती हैं। पता नहीं कब जाके इस ननन से छुटकारा मिलेगा, जब देखो घमंड दिखाती रहती है। वही तो सुष्मिता भाभी, सासू माँ के लाड प्यार ने जरूरत से ज्यादा ही हमारी नक्शड़ी ननन को घमंडी बना दिया है। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि इस चमटे से इसे दीवार से चिपका दूं। वैसे तो हर नंद भाभी के रिश्ते में नोकझोंक होती है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। यामिनी देवी की 4 संतान है, 3 बेटे और इकलौती बेटी प्रियंका, जो कि माँ की लाडली है। 2 बेटों की शादी पहले हो चुकी है और अगले दिन यामिनी तीसरे बेटे की शादी करने जा रही है। बड़े धूमधाम के साथ वैभव की शादी ऋतु से करवा के लाती है। आ जाओ मेरी प्यारी बहू रानी, हमारे सुखी परिवार में तुम्हारा स्वागत है। अरे काहे का सुखी परिवार, जब तक इस घर में ये घमंडी ननन का राज है। ऋतु गृह प्रवेश करके अंदर आती है, तभी प्रियंका कमरे का रास्ता रोक लेती है। कहाँ चली छोटी भाभी, नेक निकालो मेरा। हाँ दे रहा हूँ बहन। लेकिन प्रियंका अपने भाई को पैसे देने से मना करके टोंटबाजी करती है। भैया आपकी जेब तो पहले ही खाली हो गई होगी जूते चुराई देके, अब थोड़ा भाभी को मुझे लूटने दो, हिसाब बराबर करना है। ऋतु अपने पर्स को टटोलती है और 500 रुपए का नोट नंद के हाथ में रख देती है। ये लो ननन जी। ये क्या भाभी, आप तो बड़े गरीब दिल की निकली, इकलौती ननन को बस 500 रुपए। इसमें तो मेरी एक लिपस्टिक भी नहीं आएगी और ना ही एक नेल पॉलिश। इतनी ही द्वार छिकाई मिली है मुझे मेरी गरीब भाभी से। अकड़ में आकर प्रियंका एक नेक के पीछे भी अमीरी गरीबी का राग अलापने लगती है, जिससे गुस्से में ऋतु का चेहरा लाल पीला हो जाता है। तभी काजल और सुष्मिता बीच में आके बात को संभालती हैं। देखो तो देवरानी जी के चेहरे पर कितनी थकान दिख रही है। चलिए देवरानी जी, हम आपको कमरा दिखाते हैं। दोनों ऋतु को कमरे में लाती हैं। वो गुस्से में उबलती हुई बैठ जाती है। छोड़िए मुझे जेठानी जी, ये ननन जी क्या मेरी सास लग रही हैं, जो उनकी तरह ताने मार रही थी? ऋतु, हमारी ननन घमंडी मिजाज की है और सासू माँ की लाडली और भाइयों की दुलारी, इसलिए उससे पंगा मत लो, एकदम टेढ़ी खीर है। दोनों किसी तरह ऋतु को समझा बुझा देती हैं। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। तीनों भाभी नंद की खातिरदारी में लग जाती हैं। अरे तुम दोनों जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अगर हमारी घमंडी ननन को टाइम पर नाश्ता पानी नहीं मिला तो हड़कंप मचा देगी। क्या जेठानी जी, मौज तो हमारी ननन काट रही है और ये दिन भर उसकी खातिरदारी करके हालत तो हम तीनों की पतली होती है। तभी बिस्तर पर पड़ी नंद कमरे से चिल्लाई। भाभी, ओ भाभी, नाश्ता लाओ मेरा। ये लो काजल, जल्दी से नाश्ता देकर आओ। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी, सुबह सुबह मौत के मुंह में हाथ डालने। मैं दी कराती हूँ नाश्ता। ऋतु पसीने में भीगी नाश्ते की प्लेट लेकर नंद के कमरे में भागती है, जहां एसी में बैठी वो कान में हेडफोन लगे फुल मस्ती में गाने चलाए हुए थी। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, जाए 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 जाए, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, हे जवानी फिर ना आए। देखो तो बिस्तर पर पड़ी धुर्राते काट रही है और हम पसीने बहाए। ननन जी नाश्ता लाई हूँ। ये क्या भद्दा सा खाना बनाया है, फली, छी छी, मुझे इसमें से बदबू आती है। तब से इतने घंटे लगाकर तुम तीनों भाभियों ने ये बीरबल की खिचड़ी बनाई है बस। अपनी घमंडी नंद के इतने नखरे करने पर ऋतु ने कहा। ननन जी, हम तीनों ने मेहनत से लगकर ये खाना बनाया, क्या झूठ मूठ के नखरे दिखा रही हो, खा लो। ये सुनते ही चुड़ोकली घमंडी नंद बोलती है। मुझे नहीं खाना, जाकर मेरे लिए पनीर पिज्जा लाओ, अब जाओ। ऋतु कलप कर नाश्ता लेके किचन में आती है। इधर घमंड में चूर नंद पूरे कमरे के फर्श पर पानी बिखरा देती है। मुझसे जुबान लड़ा रही थी ना, अब मजा चखाऊंगी उसको, आते ही रायते की तरह फैल जाएगी इस पे।
कुछ देर में पिज्जा लेके रितु कमरे में आती है और पानी पर फिसल कर मुंह के बल गिर जाती है, जिसे देख देख कर नंद खूब खिल्ली उड़ाती है। क्या भाभी दिन दहाड़े रंधौती हो गई हो? क्या बेचारी रायते की तरह बिखर गई? दर्द और पीड़ा से रितु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझको पता है ये तुमने जानबूझकर किया है। दांत पीसते हुए घमंड से ऐंठकर नंद बोली, हाँ किया, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? रितु का हाथ और कमर पर नील पड़ जाती है। वो पूरी बात सुष्मिता काजल को बताती है। बस अब बहुत हो गया, इस निकट्टू ननन ने जीना हराम कर दिया है। अब तो कैसे भी करके इसकी विदाई करवानी पड़ेगी। पर ऐसी ठाठ की जिंदगी देखकर वो शादी के लिए हाँ करेगी भी। अगर हमारी खमंडी ननन सीधे सीधे नहीं मानेगी तो कुछ चक्कर हम भी चलाएंगे। वैसे भी जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तीनों अपने अपने पतियों से नंद की शादी की बात करती हैं। देखिए जी, अब हमारी ननन ससुराल जाने लायक हो गई है, इसीलिए उसकी विदाई कर देनी चाहिए। और फिर हम भी तो अपना घर छोड़कर आए हैं। ठीक है काजल, हम रिश्ते देखते हैं। ये तीनों भाई तो सुस्त मुर्गे हैं। ये रिश्ता देखेंगे तो शादी इस साल में नहीं अगले में होगी। कैसे भी इस खमंडी ननन की विदाई इस साल में करनी होगी। अजी रिश्ते की चिंता मत कीजिए, हम भाभियां हैं ना, देख लेंगी। तीनों पंडित को खूब दक्षिणा देती हैं, जिसके बदले में पंडित उन्हें जल्दी रिश्ता लाकर देता है। अब चट मंगनी पट ब्याह करके वो नंद की विदाई कर देती हैं। लेकिन कहते हैं ना, जैसे को तैसा ही मिलता है। प्रियंका की नंद शिखा उससे भी 4 गुना घमंडी मिजाज की थी और सास मोहिनी भी एकदम मीठी छुरी थी। आओ आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। मम्मी देखो ना, भाभी का लहंगा कितना थर्ड क्लास है, ओल्ड फैशन। ओ ये सुनकर प्रियंका आंखें तरेरने लगती है, मगर अब बात बदल चुकी थी। वो उस घर की बहू थी। जैसे ही प्रियंका जोड़ा पहने आगे बढ़ती है, नंद पैर मारकर गिरा देती है। उप्स, क्या हुआ भाभी? आंखों में मोतियाबिंद है क्या? नीचे देखकर चलो ना। मन तो कर रहा है एक थप्पड़ दूं घुमा के, हड्डल सी तो है। इसी तरह वक्त गुजरता है। शिखा किसी न किसी बहाने प्रियंका परेशान करती। सास नंद की फरमाइश पूरी करते करते उसका दिन एक पांव पर बीतता। भाभी, ओ भाभी, अरे ओ मेरी बहरी भाभी, कहाँ हो? जल्दी से मेरे लिए ठंडा ठंडा जूस बना कर लाओ। मैं बर्तन धो रही हूँ, ननन जी जाकर बना लो। ये सुनते ही सास वहां थमक जाती है। क्या कहा तूने बहू? तेरे रहते मेरी बेटी जूस बनाए तो क्या इस घर में रहकर अचार डालेगी? हाँ, ये बर्तन छोड़ो, जाकर मेरी लाडो को जूस दे। सास के फर्क को देखकर प्रियंका की आंख से आंसू छलक जाते हैं। वो पसीने में भीगी हुई नंद के लिए जूस बना के लाती है और गिलास झनक कर रखती है। ये लो, पियो अब। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घमंड दिखाने की? हाँ, गरीब कवार कहीं की। ये कैसा घटिया सा जूस है, इसमें टेस्ट नहीं, जाके दूसरा बना कर लाओ। ये कहते हुए घमंडी नंद गिलास तोड़ देती है। दोनों के बीच में चिकचिक होने लगती है। आखिर किस बात का तुमको इतना घमंड है? जब देखो बिस्तर पर पड़ी पड़ी ऑर्डर देती रहती हो, कभी खुद का हाथ पैर भी चला लिया करो। देखो माँ, मेरे कमरे में बैठा रहना भाभी की आंखों में चुभता है। अपनी बेटी के 2 आंसू देखकर सास बहू को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को रुलाने की? हाँ, अगर तुझसे काम धंधा नहीं होता तो चली जा अपने मायके जा। खबरदार जो मेरी बेटी पर घमंड झाड़ा तो। इतने के बाद प्रियंका को सारी बातें याद आने लगती हैं, जब किस तरह से वो अपनी भाभियों को सताती थी। मैंने अपनी भाभी का इतना दिल दुखाया ना, वही मेरे साथ हो रहा है। पछतावे के दिल से प्रियंका अपनी भाभी को कॉल लगाती है। तभी उसकी तीनों भाभी नजर के सामने आ जाती हैं। हेलो भाभी, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा आप तीनों को घमंड दिखाया। कर दिया माफ ननन जी, अब आइए कल लग जाओ। प्रियंका ने जैसे पलटकर देखा तो पीछे उसकी तीनों भाभियां आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। भाभी आई एम सॉरी, आप भी मुझे माफ कर दो प्रियंका भाभी। मैंने बस ये सब आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया था। अब सब ठीक था। नंद भाभी के रिश्तों की उलझनें मिट चुकी थी और दोनों अपने अपने परिवार में खुशी के साथ रहने लगती हैं।